सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। ठीक है जी। वो मैटर नहीं करता कि आप बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में हो, बस आपकी जो बुक का नाम है वो होना चाहिए बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अगर आपकी बुक है तो आप आराम से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है जी। आज से चालू करने वाले हैं बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें हम आज करेंगे पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन एंड सैंपल। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। ऐसी चीजें होती हैं जिनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम स्टैटिक्स कर सकते हैं, या फिर हम मीन मीडियन मोड निकाल के, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उस डाटा का। सिंपल। चलिए शुरू करने से पहले चैप्टर एक छोटी सी बात जो कि इंपॉर्टेंट है काफी। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो पूरी सब्जेक्ट के, हम चैप्टर वाइज नोट्स नहीं प्रोवाइड करते सर, सॉरी उसके लिए। पूरी बुक्स के नोट्स आपको एक ही बार में मिल जाएंगे एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर। ठीक है जी। और कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स होंगे तो टेंशन मत लेना कि मेरी राइटिंग गंदी है और आपको समझ में ना आ रही हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स मिलेंगे। ठीक है जी। और अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। ज्यादा अमाउंट हम रखते नहीं, 150 से 200 के बीच में हम प्राइस रखते हैं नोट्स का। हो सकता है अगर आप कांटेक्ट करो तो ऑफर चल रहे हो कुछ, तो आपको उससे भी कम प्राइस पे आपको मिल सकता है। ठीक है जी। तो एक बार कांटेक्ट करके चलते हैं, डिटेल्स पक्का चेकआउट करना। ठीक है जी। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक, बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें आज करने वाले हैं हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है, सैंपल क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है जी। और उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन सब कंसेप्ट्स के बारे में। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है भैया स्टैटिक्स। क्योंकि हम बेसिक स्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो एक स्टैटिक्स क्या है, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए। तो स्टैटिक्स क्या होता है? कुछ नहीं सर, स्टैटिक्स ना लैटिन भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा का एक शब्द है जो कि ग्रीक में बोली जाती थी। ठीक है। और वो शब्द क्या था? स्टेटस। स्टेटस सबसे स्टेटस जो वर्ड है इससे हमने स्टैटिक्स वर्ड निकाला है। ठीक है जी। और अगर बात करी जाए स्टैटिक्स होता क्या है, तो कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ नंबर दैट रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। एक स्टैटिक्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ नंबर है, नंबर का समूह होता है, डाटा का समूह होता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जो कि हमारे इंटरेस्ट की होती है। तो हमारे इंटरेस्ट की जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है उसका ग्रुप, इंफॉर्मेशन का ग्रुप, डाटा का ग्रुप क्या कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान। एक और डेफिनेशन अगर आप चाहो तो दूसरी डेफिनेशन याद कर सकते हो, जो कि ज्यादा इजी पड़ेगी, ज्यादा बेटर लगेगी आपको इसके कंपैरिजन में। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ 5 एक्टिविटीज, जैसे कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन। 4 ही हुई एक तरीके से। रिप्रेजेंटेशन भी था भाई एक, मैं भूल गया, लिख लेना अपने हिसाब से। द ग्रुप ऑफ 5 एक्टिविटीज नॉन एज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग और उसके बाद प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन। इन 5 एक्टिविटीज का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान था, बहुत अच्छे। बस उनका काम क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डाटा, हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, उनका काम जो कि डाटा की फॉर्म में होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ऐसा ग्रुप जो कि हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसके अंदर 5 एक्टिविटीज की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। जैसे कि 5 एक्टिविटी कौन कौन सी? सबसे पहले कलेक्टिंग, दूसरी ऑर्गेनाइजिंग, तीसरी प्रेजेंटेशन, चौथी एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। यहां पे लिख देते हैं भाई, कहीं पे भी प्रेजेंटेशन भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो यहां पे लिख लेना प्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं? तो ये 5 काम हम स्टैटिक्स के अंदर बेसिकली करते हैं। प्रेजेंटेशन में देखो बेसिक तरीके, सबसे पहले हम सीखेंगे कलेक्टिंग। डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है? 2 तरह के डाटा होते हैं, एक होता है पॉपुलेशन और एक होता है सैंपल वाइज। पॉपुलेशन को हम कलेक्ट करते हैं सेंसस मेथड से, सैंपल वाइज हम कलेक्ट करते हैं डाटा सैंपलिंग मेथड से। वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे डाटा को कलेक्ट ही कैसे किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग प्रकार में, अलग अलग टाइप्स के हिसाब से, अलग अलग सिमिलरिटीज और उनकी इक्वेशंस के हिसाब से डाटा को हम बांटते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्रेजेंटेशन का टॉपिक आता है, प्रेजेंटेशन सीखते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करें ताकि हम एनालाइज कर पाए अच्छे तरीके से, उसके बारे में सीखते हैं, जिसके अंदर हम डायग्राम्स हो गए, टेबल की फॉर्म्स हो गई, उनके बारे में सीखेंगे। उसके बाद आता है एनालाइज।
एनालाइज करने के अंदर हम एनालाइज करते हैं जैसे कि एवरेज क्या है, कौन सा डाटा ज्यादा बेटर है, कौन सा डाटा कम बेटर है, कौन सा क्या बोलते हैं एफिशिएंट है हमारे उसके लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी वर्क के लिए, वो सब चीजें। लास्ट में इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग के अंदर क्या होता है, हमें क्या बोलते हैं फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, रूल्स बनानी पड़ती है, रेगुलेशंस बनानी पड़ती है। इसके अंदर हमें सॉरी इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है कि डाटा हमारा फिट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा। तो ये सब चीजें हम करने वाले हैं इंटरप्रेटिंग के अंदर, सिंपल। और ये सब एक्टिविटीज का जो कोलैब होता है, ये जो एक्टिविटीज का सबमिशन होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए आगे चलते हैं। बात आती है नेचर ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का नेचर कैसा है, किस तरह की होती है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स को माना जाता है कि वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। तो इसलिए आप कह सकते हैं स्टैटिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट्स, साइंस भी और आर्ट्स भी। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो साइंस होती है ना उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट कि वो सिस्टमेटिक फॉर्म में वर्क करती है, साइंस में जो भी रूल्स होते हैं वो सिस्टमेटिक फॉर्म में काम करते हैं। वैसे ही सेम आपकी स्टैटिक्स भी है, स्टैटिक्स में भी जो रूल्स होते हैं, जो भी काम होते हैं, जो भी डाटा होते हैं, उनको हम सिस्टमेटिक वे में ही सारा यूज करते हैं, सिस्टमेटिक वे में ही चलती है स्टैटिक्स। ऐसा नहीं होता कि हम बिना मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करे सीखे हम क्या बोलते हैं डेविएशन सीख पाएंगे, ठीक है जी, ऐसा कभी नहीं होता। फिलहाल उसके बाद बोर्ड एप्लीकेशन, यानी कि जो साइंस होती है वो ऐसी होती है, बोर्ड ब्रॉड एप्लीकेशन। ब्रॉड एप्लीकेशन मतलब साइंस एक ऐसी होती है चीज जिसमें अगर आपने साइंस सीखी है तो आप किसी भी लेवल पे जाके आप कोई चीज यहाँ पे भी करोगे, चांद पे भी करोगे, तो आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा तो वाटर का निर्माण होता है, चाहे वो अर्थ पे करो चाहे चांद पे करो, सेम है ना। वैसे ही यहाँ पे भी स्टैटिक्स का भी ब्रॉडर एप्लीकेशन है, यानी आप कहीं पे भी दो और दो को जोड़ोगे तो फिर मतलब 4 ही आएगा, 2 3 4 का एवरेज निकालोगे तो 3 ही आएगा, चाहे आप यहाँ पे करो चाहे आप चांद पे करो, सिंपल। तो ब्रॉडर एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी जगह पे यूज करी जाती है स्टैटिक्स। आगे चलते हैं। अब स्टैटिक्स आर्ट कैसे, तो स्किल ऑफ हैंडलिंग फैक्ट्स, जो फैक्ट्स को हैंडल करने की जो स्किल्स होती है, यानी कि डाटा के साथ कैसे खेला जाए, उसको कौन सिखाती है, स्टैटिक्स सिखाती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो स्टैटिक्स है वो साइंस भी है और वो आर्ट्स भी है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम आता है टाइप ऑफ डाटा। डाटा कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली डाटा होते हैं 2 तरीके के। सबसे पहला होता है क्वांटिटेटिव डाटा, जिसमें हम नंबर्स की फॉर्म में डाटा को दिखाते हैं। दूसरा होता है क्वालिटेटिव डाटा, जिसके अंदर हम क्वालिटी के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाया जाता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, एक की हाइट है 5 फुट वाले, यानी 5 फुट वाले अलग हो जाओ, 4 फुट वाले अलग हो जाओ, 3 फुट वाले अलग हो जाओ, सिंपल। तो मैं ये जो डाटा मतलब जो क्या बोलते हैं बच्चों को डिवाइड कर रहा हूँ, वो किसके बेसिस पे कर रहा हूँ, नंबर्स के मतलब कि नंबर्स के बेसिस पे, यानी 5 फुट वाले अलग, 4 फुट वाले अलग, 3 फुट वाले, तो नंबर्स के बेसिस पे मैं उनको डिवाइड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पे अगर मैं डिवाइड करूंगा लोगों को इनकम के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, तो वो एक तरीके से क्वालिटेटिव डाटा बनेगा, जिसमें मैं उनको डिवाइड कर रहा हूँ किसके हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। वैसे डिवाइड करना अच्छी बात नहीं है, एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए मैंने कंसेप्ट लिया, एक टॉपिक लिया आपके लिए, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डाटा क्या होते हैं, सॉरी क्वांटिटेटिव डाटा क्या होते हैं, ऐसे डाटा होते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर्स की फॉर्म में, इनको नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव डाटा, इनमें क्वालिटी को दिखाया जाता है, इनको इनमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज दिखाई जाती है, जैसे कि चलते हैं काला गोरा, उसके साथ साथ चलते हाइट के हिसाब से लंबा और छोटा, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वालिटी दिखाई जाती है। फिलहाल तो नंबर्स के बेसिस पर अगर डाटा देखा जाए तो 2 तरीके के डाटा होते हैं। जब भी आप डाटा कलेक्ट करने जाओगे तो 2 तरीके के डाटा मिलेंगे। पहला होता है डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की, तो वो डिस्क्रीट डाटा के अंदर काउंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी की हाइट नाप रहा हूँ, एक है 5 फुट का इंसान, एक है 10 फुट का इंसान, एक है 3 फुट का इंसान, तो मेरे को एग्जैक्ट पता है इसकी हाइट कितनी है, तो वो आता है डिस्क्रीट डाटा के अंदर। लेकिन अगर मैं किसी चीज को नाप रहा हूँ और मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा उसकी हाइट कितनी है, जिसमें हम ऑर्डर के अंदर नापते हैं, तो उसको हम बोलते हैं किसमें, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डाटा के अंदर। मैं ऑर्डर गलत बोल रहा हूँ, ऑर्डर में नहीं नापा जाता, यहाँ पे क्लास के अंदर नापा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किसी की हाइट अगर नापनी हो तो हाइट नापेंगे भाई 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट, इस तरीके से, तो वो हो गया डिस्क्रीट डाटा। लेकिन अगर मान लो किसी की इनकम नापनी हो कि जो 100 रुपए से क्या बोलते हैं 1000 रुपए तक कमाता है, 1000 से 10,000 के बीच में कमाता है, तो इस तरीके से अगर आप कोई ग्रुप्स के हिसाब से बांट रहे हो तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा, जिसके अंदर कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं
टेम्परेचर को नाप सकते हैं जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, और डिस्टेंस को नाप सकते हैं। तो ऐसे डाटा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस डाटा। सिंपल। आते हैं क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के अंदर हम नंबर्स के अंदर काउंटिंग नहीं कर सकते, हम क्वालिटी के हिसाब से क्या बोलते हैं, काउंटिंग करते हैं। जैसे नॉमिनल डाटा क्या होते हैं, नॉमिनल डाटा वो डाटा होते हैं जिनको हम ऑर्डर में नहीं लगा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आया और मैं फॉर्म भरने जा रहा हूं, तो वो पूछ रहे हैं मेरे से मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस के अंदर वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप क्या बोलते हैं विडो हो, आप और क्या होते हैं, और कौन से होते हैं इसके अलावा, मेरे को तो भूल गया मैं तो अगर ये सब चीजें अगर लगाया जा रहा है मैरिटल स्टेटस के अंदर, तो इनमें कोई रैंकिंग नहीं होती कि किसको मेरे को फर्स्ट लगाना है, किसको मेरे को सेकंड लगाना है, आप कहीं भी लगा सकते हो क्योंकि इनमें से एक ही चूज करना है बेसिकली। तो ये सब क्या होता है, ये ऐसे डाटा कहलाते हैं नॉमिनल डाटा। इसमें मेरी क्वालिटीज दिखाई जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं इनको कहीं पर ऑर्डर में नहीं लगा सकता, इसको बोलते हैं क्या, नॉमिनल डाटा। दूसरा इसी तरीके से होता है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा का मतलब होता है ऐसे डाटा जिनको आप ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मेरी क्वालिफिकेशंस, जैसे हमने सबसे पहले फर्स्ट करी, उसके बाद हम सेकंड स्टैंडर्ड में आए, उसके बाद थर्ड क्लास में, उसके बाद फोर्थ ग्रेड में पहुंचे, उसके बाद फिफ्थ ग्रेड में, और उसके बाद सिक्स्थ ग्रेड में। तो ये जो है मैं सीरीज में लगा सकता हूँ कि पहले मेरा ये स्टेज था, फिर ये स्टेज था। तो इसको बोलते हैं हम क्या, ऑर्डिनल डाटा। कोई दिक्कत तो नहीं, जिसको हम ऑर्डर की फॉर्म में यूज करते हैं। ज्यादातर आपको ऐसे ही डाटा मिलेंगे ऑर्डर की फॉर्म में, तो वो ऑर्डिनल डाटा। अगर ऐसे डाटा मिल रहे हैं तो वो क्या हो गए, नॉमिनल डाटा। सिंपल। आगे चलते हैं, अगला आता है इंटरवल डाटा। इंटरवल डाटा आपको सेम इसी तरीके से दिखाई देंगे, जिनके बीच में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपको दिखाई दे रही है कुछ क्लास, कुछ वेरिएबल्स ऐसे, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये सब क्या है, इनके बीच में जो इंटरवल आ रहा है इसको बोलते हैं इंटरवल डाटा। जिसके बीच में डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो इंटरवल डाटा। रेशियो डाटा क्या होता है, ऐसा डाटा जहां पे आप दो डाटा के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं रेशियो डाटा। रिलेशन बता सकते हो दो डेटा के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन डाटा या फिर रेशियो डाटा, जिसके अंदर हम एक्स और वाई दोनों वेरिएबल दे देते हैं। मान लो यहाँ पे 10, 20, 30, ऐसी 10, 20, 40 ऐसे डाटा दे रखे हैं जहां पे दो वेरिएबल एक साथ है, तो इस तरीके के डाटा कहलाते हैं क्या, रेशियो डाटा। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बेसिक था, आपके एग्जाम्स में आएगा नहीं, बस खाली दिमाग को थोड़ा सा चालू करने के लिए। आज पहली क्लास है तो पहला चैप्टर कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। अब इनमें से जो ज्यादातर आने वाले चांसेस होते हैं वो टॉपिक होता है पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस, या फिर सेंसस मेथड और सैंपल मेथड में डिफरेंस। ठीक है जी। और उसको तक पहुंचने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं, हम इन कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे सबसे पहले कंसेप्ट आता है डाटा क्या होता है। तो डाटा क्या होता है, कुछ नहीं, डाटा मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स। डाटा का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स आपके पास होते हैं वही आपके लिए कहलाते हैं डाटा। वैसे तो कोई भी फैक्ट हो तो वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। लेकिन क्योंकि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स के अंदर नंबर्स का ज्यादा मेन रोल होता है, क्वालिटेटिव डाटा का उतना रोल नहीं होता, क्वांटिटेटिव डाटा का ज्यादा रोल होता है। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे डाटा का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। वरना अगर आप डेली लाइफ में जाओगे तो जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो सभी क्या होते हैं, डाटा होते हैं। सिंपल इतना। अब जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं या फिर जो डाटा होता है, वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट डाटा क्या होता है, एक ऐसा डाटा जहां पे एक्स के साथ साथ, मतलब एक वेरिएबल के साथ ही फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है। यानी कि बेसिकली आपको एक वेरिएबल देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट डाटा। या फिर आप कह सकते हो जिसमें किसी भी चीज की केवल एक क्वालिटी को दिखाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट डाटा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ने वाले कितने बच्चे, 5, 10, 20 ऐसे मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, बस एक क्वालिटी कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। सिंपल, इसको बोलते हैं यूनिवेरिएट डाटा। वहीं पे अगर किसी चीज की दो क्वालिटी इसको दिखाया जाए तो उसको बोलते हैं क्या, बाइवेरिएट डाटा। बाइवेरिएट डाटा के अंदर अगर मान लो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्लास पहले तो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, और यहाँ पे मैं दो क्वालिटीज में डिवाइड कर दूं कि बॉयज के हिसाब से अलग और गर्ल्स के हिसाब से अलग, कि बॉयज 5 है, 2 है, गर्ल्स 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर मैंने डाटा क्रिएट कर दिया तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए, एक बॉयज का कॉलम अलग और एक गर्ल्स का कॉलम अलग। सिंपल। इस तरह के डाटा को बोलते हैं हम बाइवेरिएट डाटा। मल्टीवेरिएट डाटा का मतलब क्या होता है, मल्टीवेरिएट डाटा मतलब होता है जहां पे हम बहुत सारी क्वालिटीज को दिखा सकते हैं। बहुत सारी क्वालिटीज कैसे, अगर मैं इसी डाटा के अंदर थोड़ी सी और वेराइटी डाल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने पहले डाल रहा है कि यहाँ पे बॉयज का डाटा है, यहाँ पे गर्ल्स का। बॉयज और गर्ल्स में भी
वो बच्चे जो रूरल एरिया से आते हैं वो अलग, और जो अर्बन एरिया से आते हैं वो अलग। सेम ऐसे ही गर्ल्स में भी जो रूरल एरिया से आती हैं वो अलग, और जो अर्बन एरिया से आती हैं वो अलग। उसके अलावा मैं और भी वेरिएट कर सकता हूं, और भी डिफरेंसेस निकाल सकता हूं इसके अंदर, जैसे कि जिनकी जो पेरेंट्स की इनकम है वो 1 लाख से ऊपर है वो अलग, जिनकी पेरेंट्स की इनकम जो 1 लाख से ऊपर है वो नीचे है वो अलग, जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं। सेम ऐसे ही 1 लाख से ऊपर वाले और 1 लाख से नीचे वाले, 1 लाख से ऊपर वाले जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, 1 लाख से नीचे वाले जो कि अर्बन रूरल एरियाज में रहते हैं, वहीं पे 1 लाख से ऊपर वाले जो अर्बन में रहते हैं, और जो 1 लाख से नीचे वाली जो अर्बन एरियाज में रहती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं यहाँ पे बॉयज और चलते गर्ल्स के हिसाब से तो बांट ही रहा हूँ, साथ में रूरल और अर्बन एरियाज के हिसाब से भी बांट रहा हूँ डाटा को, और साथ ही में मैं उनके इनकम के हिसाब से भी उनको डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह के जो डाटा है इनको बोलते हैं मल्टीवेरिएट डाटा, जिसके अंदर बहुत सारी वेरिएबल्स या फिर आप कह सकते हो बहुत सारी क्वालिटीज को दिखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट डाटा। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था इतना? चलिए बहुत अच्छे। अब चालू करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन बहुत सिंपल है। पॉपुलेशन मतलब होता है भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, इतना छोटा सा कंसेप्ट नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब होता है वो लोग जिनसे मेरे को डाटा कलेक्ट करना है। पॉपुलेशन क्या होता है? वो लोग जो मेरे इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। समझ में आया? तो वो लोग जो पूरे भारत में हमारे इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिनसे मेरे को डाटा कलेक्ट करना है, उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। तो दिक्कत तो नहीं। तो पॉपुलेशन मतलब क्या है? एन इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू ए ग्रुप अंडर द स्टडी। जिस चीज की मेरे को स्टडी करनी है, जिस ग्रुप की मेरे को स्टडी करनी है, जिस बारे में मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूं, सेम वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे पॉपुलेशन में आएंगे एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अब देखो, क्या मैं सभी लोगों से डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। अगर मैं करूंगा तो उसमें सैंपल मेथड का यूज किया जाएगा। मेरे को लोगों के घर घर पे जाके डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही लेंदी और कॉस्टली प्रोसेस होगी। तो ज्यादातर रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो छोटे लोगों से ही, मतलब छोटे कह रहा हूँ, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, थोड़े से लोगों से ही, कम क्वांटिटीज में लोगों से ही डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, और ये एज्यूम कर लेते हैं जैसा इनके ऑब्जेक्टिव से, जैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसी ही बाकी सबकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सिंपल। तो वो जो थोड़े से लोगों से हमने डाटा कलेक्ट किया उनको कहा जाता है क्या? सैंपल। क्या बोलते हैं उसे? सैंपल। तो सैंपल मतलब क्या होता है? इट इज एन अनबाइज्ड सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। जो मान लो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसका एक अनबाइज्ड जो सबसेट होगा, थोड़ा सा एक पार्ट होगा, उसमें से अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मिठाई वाले की दुकान पे गए, आपने बोला सर मेरे को लड्डू लेने, और लड्डू उसके पास बहुत सारे टोकरी में भरे पड़े थे। अब आपको चेक करना है कि लड्डू ताजे होने चाहिए। तो अगर आप हर एक लड्डू को चेक करके देखते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप सेंसस मेथड का यूज कर रहे हो। आप पॉपुलेशन को मतलब पॉपुलेशन से ही डाटा इकट्ठा कर रहे हो। तो जितने भी लड्डू हैं उस थाली के अंदर वो आपकी क्या कहलाएंगी? पॉपुलेशन। सिंपल। लेकिन जाहिर सी बात है मिठाई वाला आपको सारे लड्डू टेस्ट करने नहीं देगा, है ना? क्योंकि उसके सारे लड्डू आपके खराब कर दोगे आप, है ना जी? झूठे हो जाएंगे सारे लड्डू। तो वो क्या कहता है? वो कहता है सर आप एक लड्डू टेस्ट करके देख लो, जैसा ये लड्डू होगा वैसे ही आपके सारे लड्डू मिलेंगे। तो उसने क्या किया? उसने उस लड्डू में से एक सैंपल आपको निकाल के दे दिया ताकि आप उसके बेसिस पे डाटा कलेक्ट कर सको। और ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि जैसा वो डाटा होगा बाकी सारे डाटा भी क्या होंगे? सेम होंगे। यानी वो जो डाटा उसने दिया है, जो उस डाटा उन लोगों से कलेक्ट हुआ है हमें, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी सारे डाटा को, बाकी सारी पॉपुलेशंस को। समझ में आ गया जरा? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। तो भैया ये नीड क्या है? ये छोटे से लोगों की, मतलब हम बड़े लोगों से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो हम थोड़े से लोगों से ही डाटा क्यों करें कलेक्ट? सिंपल। तो बेसिकली 3 नीड्स हैं जिसकी वजह से हम थोड़े से लोगों से डाटा कलेक्ट करके अपनी रिसर्च कर लेते हैं कंटिन्यू। वो क्यों है? सबसे पहला पॉपुलेशन सॉरी भाई, तबीयत खराब हो रही है, गले में दिक्कत है थोड़ी, माफी चाहूंगा उसके लिए। क्या रहा है? पॉपुलेशन इज टू लार्ज। अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो हम सबके घर घर पे जाके डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम सभी का डाटा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं? छोटे लोगों से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़े से लोगों से थोड़ी सी कम संख्या में डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, और उसी को बोलते हैं, ये जो ही डाटा है ये रिप्रेजेंट करेंगे बाकी सब इंफॉर्मेशन को, बाकी सभी डाटा को। आगे, लेस टाइम। सैंपल जो होता है, इनसे डाटा कलेक्ट करने में टाइम जो होता है वो बहुत कम लगता है। तीसरा, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें थोड़े से लोगों से डाटा कलेक्ट करना है इसलिए कॉस्ट भी क्या लगती है? बहुत कम लगती है। आसान था इतना? कोई दिक्कत तो नहीं?
आगे चलते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, जो कि पहले चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम आता है पॉपुलेशन और सैंपल। अब ये पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस क्या है? जो पूरे लोग होते हैं उनको बोलते हैं पॉपुलेशन, उनमें से जो से हमने डाटा कलेक्ट किया थोड़ी सी संख्या में, उसको हम बोलते हैं सैंपल। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, अगर आप पॉपुलेशन से यानी सभी लोगों से डाटा कलेक्ट करोगे तो उसमें एक्यूरेसी मिलेगी, आपको ज्यादा अच्छे डाटा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी को भी छोड़ा नहीं है, आपने हर किसी से डाटा कलेक्ट किया है। वहीं पे यहाँ पे कन्वीनियंस मिलता है। क्या मिलता है? कन्वीनियंट होते हैं सैंपल। अगर आप सैंपल से डाटा कलेक्ट करोगे, थोड़े से लोगों से डाटा कलेक्ट करोगे, तो इजीली आपका डाटा कलेक्ट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। इंटेंसिव स्टडी, पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना तब जरूरी होता है जब आपको इंटेंसिव स्टडी की रिक्वायरमेंट है, यानी आप चाहते हो अच्छे तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाए, तब आपको पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं पे सैंपल से लोग डाटा कलेक्ट कब करते हैं? जब उनको लगता है भाई कम पैसों के अंदर, कम समय के अंदर मेरे को डाटा चाहिए, जल्दी से जल्दी डाटा चाहिए कम पैसों के अंदर, तब किससे डाटा कलेक्ट करेंगे? सैंपल से। सिंपल। आगे चलते हैं। फॉर ऑल यूनिवर्स, जो पॉपुलेशन होता है ना, इसमें सारे ही यूनिवर्स के यानी सभी लोगों के जो डाटा होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। वहीं पे जो सैंपल होता है वो कब सुटेबल होता है? जब डाटा क्या होते हैं, मतलब कि जो डाटा क्या होते हैं, सिमिलर। अगर डाटा एक जैसे हैं तब तो सैंपल से डाटा कलेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो डाटा ही अलग जैसे है, सैंपल वाले, जैसे मान लो मैं फुटबॉल की टीम बनाने के लिए किसी स्कूल में गया, फुटबॉल की टीम बनाने के लिए किसी स्कूल में गया, अब मेरे को फुटबॉल की टीम में चाहिए होंगे एक अच्छे रनर जो अच्छे तरीके से दौड़ पाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या बोलते हैं, अच्छे दौड़ने वाले लोगों को से डाटा कलेक्ट करूंगा। अब अच्छे दौड़ने वाले लोग मेरे को कहां से मिलेंगे? अब मान लो कोई एक छठी क्लास का बच्चा आ गया, एक 12वीं क्लास का बच्चा आ गया, क्या मैं दोनों से डाटा कलेक्ट कर लूं, दोनों को सिलेक्ट कर लूं? क्योंकि दो लोगों से, मतलब छठी से और 12वीं से, अगर ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है या फिर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डिफरेंस है, उनसे डाटा कलेक्ट करके मैं ये नहीं मान सकता कि स्कूल के सारे बच्चे ऐसे ही मिलेंगे। सिंपल। तो अगर मेरे को डाटा कलेक्ट करना है, सभी का रिप्रेजेंटेशन ढूंढना है, तो मेरे को सैंपल मेथड का यूज करना है, तो मेरे को एक ऐसा डाटा ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेयर ढूंढना पड़ेगा जो कि सभी को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है जी। तो अगर डाटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिमिलर डाटा होना चाहिए, एक जैसे डाटा होना चाहिए, तभी आप सैंपल मेथड का यूज कर सकते हो। अगर डाटा आपका ऐसा है कि कहीं पे वैल्यू बड़ी है, कहीं पे वैल्यू बहुत छोटी है, तब आपको पॉपुलेशन का ही यूज करना पड़ेगा, तब आपको सेंसस मेथड का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया इतना? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, क्योंकि आप सभी से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो इसलिए हो सकता है कि छोटी मोटी गलतियां हो जाए, और गलतियां हो जाएंगी तो एरर मतलब की पॉसिबिलिटी बन जाती है। वहीं पे डिफिकल्ट इन सिलेक्शन, यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करने में किससे हम डाटा सिलेक्ट करें, उसी में डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन में से हमें थोड़े से लोगों से ही डाटा कलेक्ट करना है सैंपल मेथड में, तो किससे डाटा कलेक्ट करें, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कुछ टर्म्स एक बार पढ़ते हैं कि जब हम पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करेंगे तब क्या कहेंगे उन्हें, और जब हम सैंपल से डाटा कलेक्ट करेंगे तब उन्हें क्या बोलेंगे। जैसे नंबर्स, जैसे मान लो पूरे देश के अंदर 150 लोग रहते हैं, तो क्या मैं 150 लोगों से डाटा कलेक्ट करूंगा? नहीं, मैं कलेक्ट कर रहा हूं मान लो 5 लोगों से, तो मैं एज्यूम करूंगा 5 लोगों का जो डाटा होगा वही 150 लोगों का डाटा होगा, जो प्रॉब्लम्स 5 लोगों की होंगी वही प्रॉब्लम्स 150 लोगों की भी होंगी। सिंपल। तो अगर मैं सभी से उनकी प्रॉब्लम्स पूछने लग जाता 150 लोगों से, तो वो जो नंबर्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं एन, बड़े एन, यानी कि क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन क्या नंबर। ठीक है जी। वहीं पे मैंने केवल 5 लोगों से एक सैंपल से ही हम डाटा कलेक्ट किया, तो वहां पे जो उनका नंबर कहलाता है वो कहलाता है स्मॉल एन। कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल एन से हम दिखाएंगे कि हमने सैंपल से कुछ ही लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, बड़े एन से हम दिखाएंगे कि हमने सभी से डाटा कलेक्ट किया है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, नंबर्स, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो लार्ज एन में दिखाए जाते हैं, और यहाँ पे नंबर्स को स्मॉल एन में दिखाया जाता है। सेम ऐसे ही मीन, जब भी आप मीन कलेक्ट करोगे, अगर आप पॉपुलेशन की हेल्प से यानी सभी का मीन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसको दिखा दिया जाता है इस सिंबल से, जिसको बोला जाता है म्यू। क्या बोलते हैं इसे? म्यू। वहीं पे अगर आप एक सैंपल का मीन निकाल रहे हो, छोटे से डाटा का इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो, तो उसको दिखाया जाता है एक्स की बार से, एक्स बार से। सिंपल। आगे चलते हैं। अगर आप पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, तो उसको दिखाया जाता है इस साइन से, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। वहीं पे अगर आप थोड़े से लोगों का डाटा निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, तो वहां पे जो साइन दिखाया जाता है वो एस दिखाया जाता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो अगर पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे मेथड यूज होता है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड क्या है? एक ऐसा मेथड है जहां पे आप अपने यूनिवर्स में सभी से डाटा कलेक्ट करते हो। सैंपल मेथड क्या होता है? सैंपल मेथड होता है जहां पे डाटा तो कलेक्ट करना है, प्रॉब्लम्स तो इकट्ठा करनी है सबसे, लेकिन सभी से नहीं पूछेंगे, उनमें से केवल कुछ ही लोगों से हम डाटा पूछेंगे, प्रॉब्लम्स पूछेंगे, और उन्हीं के बेस पे मान लेते हैं कि सभी का डाटा सेम ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे खत्म होता है अभी आज का टॉपिक। ठीक है जी। तो मेरे पास टाइम हो गया, टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए बाकी जो वीडियो है मैं कल बनाऊंगा।
और अभी आपका पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो गया, इसके अंदर दो पार्ट्स और रह गए, दो टॉपिक्स और रह गए। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। ठीक है जी। और भी छोटे मोटे कंसेप्ट है, उनको पढ़ के हम ये वाला जो चैप्टर है पूरा खत्म करेंगे। ठीक है जी। तो कहीं जाना मत, यहीं पे बने रहना, आगे का पार्ट मैं इसी वीडियो के साथ जोड़ने वाला हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई, सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और आपने पहले से नहीं कर रखा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, आराम तो कर दियो बाद में, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर मैं अगली वीडियो अगला पार्ट चालू करता हूँ। ठीक है जी। तो नोट कर लेना भाई फटाफट से अच्छे तरीके से, और कोई डाउट्स हो तो भाई कमेंट में पूछ लेना। और नीचे कुछ नहीं लिखा भाई, नीचे बस इतना लिखा हुआ है। ठीक है जी। चलिए नोट कर लो आप फटाफट। हाँ भाई, शुक्र है। चलो फिर तो चालू करते हैं भाई। टॉपिक का नाम आता है सैंपल टेक्निक्स। तो हमने पढ़ा पॉपुलेशन क्या होती है, तो जितने भी डाटा होते हैं, मतलब जितने भी यूनिट्स हैं जिनसे हमको डाटा कलेक्ट करना है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ये वो लोग हैं जिनसे मेरे को डाटा कलेक्ट करना है, तो ये पूरी पूरी 150 लोगों की जो टोली है वो कहलाएगी पॉपुलेशन। सिंपल, ये सभी लोग क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। कोई दिक्कत नहीं, जिनकी प्रॉब्लम्स के बारे में मेरे को सीखना है, मेरे को पता करना है कि गांव में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो 150 लोग पूरे पूरे पॉपुलेशन। अब इनमें से कुछ लोगों से अगर मैं डाटा कलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि 5 लोगों से मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया और ये अज्यूम कर लिया जो इनकी प्रॉब्लम्स है वही पूरे गांव की प्रॉब्लम्स है, तो ये जो है ना छोटा सा एक एरिया, ये होता है सैंपल, कि मैंने इन्हीं को सैंपल के तौर पे मान लिया और बाकी जब सारे के सारे लोग हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। लेकिन अगर ये जो इनसे डाटा कलेक्ट कर लिया तो फिर ये रिप्रेजेंटेटिव है पूरी पॉपुलेशन के, तो इनको बोलते हैं सैंपल। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। अभी जो सैंपल है इनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए, इनको सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड है। बेसिकली दो मेथड है। सबसे पहला मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग, या फिर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सैंपलिंग भी कह सकते हो। इसके अंदर क्या करते हैं, हम रैंडमली किसी भी इंसान को पकड़ते हैं और उनसे डाटा इकट्ठा करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग, जिनमें हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से किसकी प्रोबेबिलिटी है, किसी भी मतलब यहाँ पे किसी भी इंसान के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पूरे गांव में मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। सिंपल, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। किसी को भी चूज करूंगा, आंखें बंद करूंगा, हाँ जी आ जाओ, डाटा दे दो, जाओ। अगला आता है नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग की आवश्यकता तब पड़ती है जब डाटा बहुत ही ज्यादा हेट्रोजीनियस होते हैं, या फिर डाटा के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, या फिर डाटा कुछ ऐसे यूनिक होते हैं कि मेरे को उनको इंक्लूड करना जरूरी है। तो ऐसे टाइम पे मेरे को नॉन रैंडम सैंपलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे पूरे गांव में कुछ ही लोग, 4-5 ही लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है। सिंपल, जिनको नाले वाले पार्ट करने के लिए छोटे नाले चाहिए, जिनको थोड़ी जगह चाहिए कि वो, या फिर मैं कहता हूँ कि कुछ गाँव में 5-6 लोग ऐसे हैं जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी टांगे खराब है, तो उनकी प्रॉब्लम जो होगी वो बाकी होगी सिर्फ की प्रॉब्लम से यूनिक होगी। उनको नाले पार करने के लिए उनको एक स्लेब चाहिए होगी, एक क्या बोलते हैं फट्टा चाहिए होगा, कुछ ना कुछ चाहिए होगा जिससे वो आराम से नाले पार कर पाए। सिंपल, ऐसे अलग अलग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनके पास आएंगी। तो जब मैं उनसे डाटा कलेक्ट करने लगूंगा लोगों से, तो मैं उस टाइम पे रैंडम सैंपलिंग मेथड का यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्या पता मैंने आंखें बंद करके जब डाटा कलेक्ट करने के लिए पिक किया लोगों को, तो वो इंसान आया ही नहीं जिसको मेन जरूरत थी उस चीज की। सिंपल, तो ऐसे टाइम पे जहां पे यूनिकनेस दिखाई देती है डाटा के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, तब हमको नॉन रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है कि मैं जान पूछ के मैं उस इंसान को चुनूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वो जो है बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स को बता सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनके पास। सिंपल, चलिए फिलहाल दो तरीके की सैंपलिंग होती है। पहला, दो तरह के लोग कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, दो तरह के ग्रुप बना सकते हैं। पहला होता है रैंडम सैंपलिंग, दूसरा होता है नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब जो रैंडम सैंपलिंग है उसके अंदर भी अलग अलग वेराइटीज है, अलग अलग कैटेगरीज है जिनके जरिए हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप आता है, सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, नाम से पता चल रहा है बहुत सिंपल है। मेरे को डाटा कलेक्ट करना है, मैंने अपनी आंखें बंद करी, बस पिक कर लिया, सर आप आ जाओ आप आ जाओ आप आ जाओ। अब वो जो इनको मैंने पिक किया था वो अपने आप आ जाएंगे, उनको वो मेरे को डाटा दे देंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे बता देंगे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सिंपल, इसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग, वो भी कौन सी, सिंपल वाली, जिसके लिए हम ज्यादातर ये कहाँ पे यूज होती है, तो ये मेथड यूज होता है लॉटरी के लिए, चिट्स के लिए। जैसे आपने देखा होगा लॉटरी में क्या करते हैं, आंखें बंद करा, एक क्या बोलते हैं निशाना लगाया, एक नंबर सिलेक्ट किया, वो नंबर जो होगा वो जीत गया इंसान, उसको लॉटरी का पैसा दे दिया गया, अमाउंट दे दिया गया। सिंपल, तो रैंडम सैंपलिंग का यूज कहाँ पे किया जाता है, लॉटरी और चिट्स के अंदर। आगे चलते हैं, दूसरा आता है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेरे को डाटा कलेक्ट करना है,
लेकिन मैं एक सिस्टमेटिक वे में डाटा कलेक्ट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूलों में डाटा कलेक्ट करने वाले जब भी आते हैं, या फिर स्कूलों में कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करने वाले आते हैं, प्रॉब्लम चेक करने वाले आते हैं, तो क्या करते हैं, पहले असेंबली में सभी बच्चों को इकट्ठा करते थे, सबसे छोटे बच्चे आगे, उससे बड़े बच्चे पीछे, उससे बड़े सबसे बड़े पीछे, सबसे लास्ट में। सिंपल सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट कर दिया, छठी से लेके 12वीं तक के बच्चों को लाइन से खड़ा कर रखा है। अब सिस्टमेटिक वे में करने से मतलब कलेक्ट मतलब कि सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करने से डाटा को ये इजी हो जाता है कि हमको जिससे डाटा कलेक्ट करना है उससे रैंडमली जाके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पे सैंपल साइज बनाना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में मान लो 1 से लेके 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में 1 लाख बच्चों की संख्या है, तो मैंने सबको 1 से लेके 1 लाख बच्चों तक का नंबर दे दिया। अब मैं सभी से तो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता, मेरे को कुछ लोग पिक करने पड़ेंगे जहां से मैं डाटा करूं कलेक्ट। तो मैंने क्या सोचा, मैं एक काम करता हूं, मैं ना 10 ग्रुप्स बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? 10 ग्रुप्स, और उनसे मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, जो भी डाटा वो देंगे मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। सिंपल। अब 10 ग्रुप्स बनाने के लिए मैं वो क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा सैंपल साइज के हिसाब से। और वो कैसे डिवाइड करेंगे, टोटल पॉपुलेशन दो, ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। इंटरवल कितना होगा उस डाटा के अंदर वो निकालने के लिए उसको बोलते हैं के मतलब क्या होता है, इंटरवल। और वो कैसे निकलता है, लार्ज एन यानी पॉपुलेशन के नंबर्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, या फिर जितने भी सैंपल साइज आपने सिलेक्ट किया वो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 10 ग्रुप बनाने हैं, तो लार्ज नंबर यानी कि पॉपुलेशन का नंबर कितना है, 1 लाख, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा सैंपल साइज से। सैंपल साइज कितना है, 10 ग्रुप बनाने। इसको जब काटोगे तो एक ग्रुप के अंदर कितना है डिफरेंस होना चाहिए, 10,000 बच्चों का डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक ग्रुप के अंदर 10,000 बच्चे होने चाहिए। एक मेरे सैंपल के अंदर, एक सैंपल के अंदर कितने बच्चे होने चाहिए, 10,000 बच्चे होने चाहिए, तभी मैं 10 सेट बना पाऊंगा, 10 ग्रुप्स बना पाऊंगा सैंपल साइज के लिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे में लोगों को खड़ा करके लोगों से डाटा कलेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोल सकते हैं मिक्स्ड रैंडम सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जहां पे जो डाटा होते हैं वो होमोजीनियस नहीं होते, वो डाटा कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस। सिंपल। या फिर जहां पे जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, आप हर जगह पे नहीं जा सकते डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो उस जगह पे इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस डाटा, जैसे अब इसमें डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या फिर जिनके जो डाटा है वो अलग अलग है, यानी कि वेराइटीज में लोग बटे हुए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पहले रेंडमली किसी भी लोगों का ग्रुप्स बना दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने बोला सब अपने अपने ग्रुप्स बना लो, जैसे कि जनरल जो स्टूडेंट है वो अलग हो जाओ, एससी स्टूडेंट्स अलग हो जाओ, एसटी स्टूडेंट अलग हो जाओ, ओबीसी स्टूडेंट अलग हो जाओ। तो मैंने अपने हिसाब से जिसको मेरे को लगता था मैंने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, अलग अलग क्या बना दिए, सैंपल साइज। अब जो जनरल की प्रॉब्लम्स होंगी वो अलग होंगी, एससी एसटी की प्रॉब्लम्स अलग होंगी, ओबीसी की प्रॉब्लम्स अलग होंगी। तो इसलिए अब मैंने छोटे छोटे लोगों को इनमें से बुला लिया, और इस तरह की सैंपलिंग को क्या बोलते हैं, इस तरह की सैंपलिंग को बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, जिसके अंदर मैं अलग अलग पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देता हूँ उनकी कैटेगरी के हिसाब से या फिर उनकी सिमिलरिटीज के हिसाब से, और फिर उसके बाद उनमें से पिक करता हूँ आंखें बंद करके कि भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ, जनरल का एक क्या बोलते हैं इंसान आ जाओ, एक एससी का इंसान आ जाओ, एक ओबीसी का इंसान आ जाओ, और फिर मैं उनसे डाटा कलेक्ट करके अपने एनालिसिस अपनी कंप्लीट करता हूँ। सिंपल। इस तरह की सैंपलिंग को बोलते हैं मिक्स्ड रैंडम सैंपलिंग। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, लास्ट आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपको दिखाई देते हैं। तो ये मेथड तब यूज किया जाता है जब क्या बोलते हैं पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो, या फिर जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो जहां पे आपकी कॉस्ट ज्यादा लगने वाली है। तो वहां पे आप कितने भी मेथड, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, और उसको कहा जाएगा मल्टी स्टेज सैंपलिंग, जहां पे आप अलग अलग स्टेजेस का यूज कर सकते हो डाटा कलेक्ट करने के लिए। सिंपल सा। आगे चलते हैं, ये सारे वो मेथड थे जहां पे हम रैंडमली जाके लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे थे, हम पिक नहीं कर रहे थे कि मैं केवल इससे डाटा कलेक्ट करूंगा। हाँ वो अलग बात है, हमने वैरायटीज में बांटा था, लेकिन फिर भी हमने आंखें बंद करी और जनरल के 50-100 लोगों में से केवल एक को पिक करिए आंख बंद करके। सिंपल। इसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। यहाँ पे आता है नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड, जिसके अंदर हम स्पेशल इंसानों को खुद चेक करके उनको पिक करेंगे, जो मेरे को लगेगा कि बेस्ट है पूरे डाटा क्या बोलते हैं पूरी समरी देने के लिए या फिर सबको रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहला मेथड आता है इसके अंदर कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग नाम से पता चल रहा है, मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो मेरे को लगेगा अच्छा है मैं उससे डाटा कलेक्ट करूंगा। मेरे को फुटबॉल के प्लेयर चाहिए तो मेरे को लगेगा जो बेस्ट प्लेयर दिख सकता है मेरे को, जो सबको रिप्रेजेंट कर सके, मैं उसको स्टेज पे बुलाऊंगा कुछ भी बोलने के लिए। जैसे मान लो मेरे को चाहिए भाई एक फुटबॉल का प्लेयर जो विनिंग टीम है, वो उसमें से एक बंदा आए और माइक पे बोले, तो मैं ये तो नहीं सबको बुलाऊंगा और टेस्ट करूंगा कि भाई माइक पे कैसे बोलते हो, माइक पे कैसे बोलते हो, आप एक बार ट्राई करके दिखाओ।
तो मेरे को जो सबसे बेस्ट लगेगा उन्हीं सारे प्लेयर्स में से मैं उसमें से एक बंदे को पिक कर लूंगा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और उसको बोल दूंगा जाओ स्टेज पे बोलो। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं डाटा फ्रॉम कन्वीनियंस सोर्सेज। कन्वीनियंस सोर्सेज के हिसाब से जो मेरे को अच्छा लगे मैं उसको कलेक्ट कर लूंगा उससे डाटा। अगला आता है जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग में मैं पार्शियलिटी करूंगा बहुत ज्यादा। पार्शियलिटी मतलब मैं खुद अपने हिसाब से देखूंगा, मेरे को जो पिक करना है मैं उससे पिक करूंगा। वो मैं मैटर नहीं करता कि यहाँ पे मैं जनरल से कर रहा हूँ, एससी से कर रहा हूँ, कोटा से कर रहा हूँ, मैं भेदभाव कर रहा हूँ लोगों के साथ नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो जजमेंट है जो मेरे को चाहिए मैं उससे हिसाब से डाटा कलेक्ट करूंगा। मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो कि फैशन में अच्छे हों, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि सबको एवरेज करूंगा और फिर उसके बाद छठी क्लास में से एक बच्चा लूंगा, सातवीं में से एक बच्चा लूंगा, ना 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 ऐसे नहीं। जो मेरे को दिख गया फैशन में बेस्ट है मैं उसको बुला लूंगा। जजमेंट सैंपलिंग इसको बोलते हैं। सिंपल सर। स्लो पोल सैंपलिंग। स्लो पोल सैंपलिंग मेथड, ये मेथड तब यूज किया जाता है जब सैंपल साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, या फिर जो आपको रिसर्च करनी है उसके लिए आपको पता ही नहीं है कि आपका सैंपल है कौन आखिर। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मान लो पुरानी जो हिस्ट्री है उसके बारे में मेरे को नॉलेज इकट्ठा करनी है। अब ऐसा तो नहीं है दुनिया के हर इंसान से मैं पूछूंगा, जाहिर सी बात है एक इंसान से पूछूंगा और मेरे को थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता चल जाएगी, लेकिन मेरे को वो इंसान कहाँ मिलेगा जो मेरे को हिस्ट्री बता सके, वो थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री बता सके। तो मैं पहले इंसान पे जाऊंगा, उससे पूछूंगा, उसको पता है तो ठीक है उससे पूछूंगा, नहीं पता होगी तो फिर मैं उसके दूसरे इंसान के पास जाऊंगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले मेरा वो सैंपल साइज केवल अकेला इंसान था जो मेरे को लगता था कि हिस्ट्री बता देगा, मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे को डाटा दे देगा। लेकिन अब मेरे को पता चला जब उसके पास डाटा नहीं है, वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो मैं अपना सैंपल साइज थोड़ा एरिया बढ़ाऊंगा। मैं दूसरे इंसान के पास भी जाऊंगा, मैं बोलूंगा सर आप मेरे को डाटा प्रोवाइड कर दो। अगर वो भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा तो मैं अपना सैंपल साइज और बढ़ाऊंगा, मैं तीसरे इंसान के पास जाऊंगा। सिंपल। तो इस तरीके से आप स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज कर सकते हो, आप अपना सैंपल साइज बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। तो वही क्या है, फॉर डिफिकल्ट टारगेट, अगर आपके पास टारगेट डिफिकल्ट है, जैसे हिस्ट्री की बुक्स के लिए वो डाटा बंदा का मेरे को कलेक्ट करना था, अगर टारगेट डिफिकल्ट है तो सैंपल साइज जो होता है वो इंक्रीज हो सकता है, किसकी तरह, स्नोबॉल की तरह। वही इसलिए नाम लिखा गया है इसका स्नोबॉल सैंपलिंग, यानी कि आप अपना सैंपल साइज बढ़ा सकते हो इस मेथड के अंदर। सिंपल। ये है नॉन सैंपलिंग मेथड के कुछ चलते हैं टाइप्स, और ये है रैंडम सैंपलिंग मेथड के कुछ टाइप्स। कोई दिक्कत नहीं, आसान था, समझ में आ गया ना, बहुत इजी था सर। इसके ऊपर मुश्किल ही आपके एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आएगा। जो मेन क्वेश्चन आता है वो बता दिया मैंने, पॉपुलेशन और सैंपल स्पेस, जो कि ना के बराबर क्वेश्चन आता है। और दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में आता ही आता है, 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन होता है उसी में मिल जाएगा आपको, वो क्या है, ब्रांचेस ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक की बेसिकली 2 ब्रांचेस है, 2 तरीके के काम किए जाते हैं स्टैटिक्स में। जो बचपन में आपने अभी तक पढ़ी स्टैटिक्स, वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंदर हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं, हम एवरेजेस निकालते हैं, हम ग्राफ्स का यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं। हम इतने सारे जो डाटा है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढने का प्रयास करते हैं, यानी कि एक अच्छी यूनिट बता दे, ऐसी यूनिट बता दें जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। सिंपल। कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं इन सब टूल्स की हेल्प से। यानी हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं, मीन मीडियन मोड का यूज करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम वेरिएबिलिटी चेक करते हैं कि कौन से डाटा ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे हमारे साथ, कन्वीनियंस रहेंगे या फिर कन्वीनियंस नहीं रहेंगे। हम उसके बाद ग्राफ्स का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि समझाया जा सके इजीली किसी भी डाटा को। वहीं पे दूसरा आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में हम हाइपो टेस्टिंग का यूज करते हैं या फिर हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम ये बताते हैं जो डाटा है वो हमारे लिए जनरलाइज रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक ऐसा डाटा निकाल के लेके आते हैं जो एक ऐसा डाटा हो जो सभी के लिए एक एवरेज का काम करे, एक अच्छा काम करे। जनरलाइज डाटा लेके आते हैं जो कि सबकी क्वालिटीज को अपने अंदर रखता हो। सिंपल। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, जो कि दिखे कि सब जैसा ही है। ठीक है जी। लेकिन जनरलाइज डाटा के अंदर हम एक ऐसा डाटा लेके आते हैं, जरूरी नहीं है उन्हीं में से लेके आते हैं, हम बाहर से भी ला सकते हैं, एक ऐसा यूनिट लेके आते हैं जो कि जनरलाइज कर सके सभी को एक क्या बोलते हैं तराजू में तोल सके। सिंपल सर। आगे चलते हैं, इसके अंदर हम हाइपो टेस्टिंग का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं चाहे स्क्वायर, मतलब ची स्क्वायर का यूज करते हैं। ची स्क्वायर होता है, चाहे स्क्वायर होता है, ऐसी कुछ नाम होता है, वैसे वो होती है कि भाई मेरे को लगता है कभी चाहे स्क्वायर कभी होता है ची स्क्वायर। उसके बाद हम टी टेस्टिंग और एफ टेस्टिंग का यूज करते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से डाटा को निकाल सके, जनरलाइज कर सके। ऐसी रिग्रेशन इक्वेशन का यूज करते हैं हम, जैसे कि इक्वेशन है, लाइंस है, और क्या बोलते हैं ट्रेंड फिट करेंगे, मतलब लाइन फिट करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से अपना एनालाइज कर सके अपने डाटा को। उसके बाद मेन चीज क्या है, जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो आपने अभी तक पढ़ी है बचपन से लेके, उसको बोलते हैं फाइनल रिजल्ट्स इन चार्ट्स, टेबल्स और ग्राफ। ये जो है अपने रिजल्ट्स दिखाती है चार्ट्स में, टेबल्स में और ग्राफ्स की फॉर्म में। जबकि जो इन्फ्रेंशियल जो स्टैटिक्स है उसमें जो आपके रिजल्ट आते हैं वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आते हैं कि आपका डाटा ज्यादा एक्यूरेट है या फिर कम एक्यूरेट है, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, चांसेस इसके क्या है सिलेक्ट होने के। ठीक है जी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि क्या बोलते हैं ये डाटा आपका ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए।
तो यहाँ पे जो स्कोर होता है वो किसमें होता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में एक तरीके से आप समरी बताते हो पूरे डाटा की, जो हम एवरेज निकालते हैं वो पूरे डाटा की समरी होती है। वहीं पे यहाँ पे जनरलाइजेशन होती है पूरे डाटा की, जो हम निकालते हैं आंसर, वो एक जनरल इक्वेशन होती है या फिर जनरलाइज होता है फॉर्म किसका, हमारे पूरे डाटा का। सिंपल। आगे चलते हैं। लास्ट जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है ये एक सिंपल प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सीखा है बहुत सिंपल होती है, बहुत इजी होती है, एवरेज निकाल के खत्म करना होता है। लेकिन वहीं पे जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स होती है ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के साथ आती है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स के साथ आती है, जो कि आप इस पूरी बुक के अंदर पढ़ने वाले हो। स्टार्टिंग के जो एक दो चैप्टर है उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी चैप्टर है वो आपके हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स के अंदर। कोई दिक्कत नहीं, जिसके अंदर हम स्टैटिक्स मतलब क्या बोलते हैं, हाइपोटेस्टिंग भी पढ़ेंगे और रिग्रेशन एनालिसिस भी पढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट्स? बहुत अच्छे भाई। यहाँ पे खत्म होता है सर आपका पूरा पूरा चैप्टर। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते मेरा गलत बैठ गया है सर, तो अगर आपको आवाज फटी फटी आ रही हो या फिर बार बार खांसी वाली प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। और मेहनत बहुत करी जाती है आपकी सीरीज के लिए, तो अगर आपको क्या बोलते हैं वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है जी। बहुत अच्छा लगता है जब आप क्या बोलते हैं बच्चे कमेंट में करते हैं ना, भैया जी हमने पहले से कर रखा था सब्सक्राइब, अब आप फेवरेट टीचर हो ये सब, तो दिल खुश हो जाता है जान के, ठीक है जी। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो मतलब कि सच में दिल से थैंक यू आपको। और अगर आपने नहीं कर रखा सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं आ रही, आराम से कर दिया बाद में, हम भी यही हैं आप भी यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। और एक सेकंड, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इस सब्जेक्ट के नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, तो दिक्कत तो नहीं। चलिए तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।